नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग जो है हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन से जो है वो करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो भी आने वाला एग्जाम है वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, और टेट जैसे एग्जाम जहाँ पर सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, 90 प्लस स्कोर आपको करना है और टेट आपका क्वालिफाइड माना जाता है, वैसे एग्जाम्स में सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। खासकर जब आपको 2 3 4 5 नंबरों की कमी रह जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन जब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जो प्रीवियसली पूछे गए होते हैं, तो वहाँ से जो है वो 2 3 4 5 नंबर आपके कवर हो जाते हैं और इजीली जो है टेट भी क्वालिफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि जो चंद्रा और भागा वैली है, ये चंद्रा और भागा वैली लाहौल स्पीति में पड़ती है, और यहाँ पर जो न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस न्यू ईयर फेस्टिवल को लोसर बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लोसर जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि चंद्रा और भागा वैली में जो है वो मनाया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें कि ये जो चंद्रा भागा वैली या फिर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं? लाहौल स्पीति में अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में एक गोची त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो शिशु मेला भी मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल ये भी चंद्रा भागा वैली का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और दिसंबर और जनवरी के महीने में स्पेसिफिक रूप से जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में खेपा भी दिया गया है। ये जो खेपा है इसको ऐसे भी लिखते हैं KHEPA। और ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये फेस्टिवल देखो लाहौल स्पीति में नहीं मनाया जाता है, ये किन्नौर में मनाया जाता है। किन्नौर की ये रोपा वैली में जो है वो मनाया जाता है। कहाँ पर? किन्नौर की रोपा वैली में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी क्लियर हुआ कि रोपा वैली कहाँ पर आती है? रोपा वैली जो है वो किन्नौर में आती है, जहाँ पर ये मनाया जाता है। वैसे ही मिंजर दिया गया है जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो फेस्टिवल है, और ये मिंजर मेला जो है वो रावी नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। तो ये मेला जो है वो मनाया स्टार्ट कब होता है? सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये मेला स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये मेला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये पता चल गया आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से फेयर फेस्टिवल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर इट्स ट्रांसफर टू चंडीगढ़ वॉज लोकेटेड इन शिमला इन। तो बोलते हैं कि जो चंडीगढ़ में स्थानांतरण से पहले जो पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय हुआ करता था वो शिमला में कहाँ पर हुआ करता था? तो पंजाब एक तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो पहले जो था वो हिमाचल में हुआ करता था। तो हिमाचल में ये कहाँ पर हुआ करता था? हिमाचल में ये पीटरहॉफ बिल्डिंग से जो था वो कार्य करता था। पीटरहॉफ ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पीटरहॉफ बिल्डिंग से ये काम करता था और पीटरहॉफ में ही ये हाई कोर्ट जो था वो होता था पहले, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया चंडीगढ़ को। ठीक है, चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो जो है वो शिमला में ही स्थित है। और कौन सी बिल्डिंग में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो रेवेंसवुड बिल्डिंग में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें कि पीटरहॉफ बिल्डिंग जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये शिमला के चौड़ा मैदान में जो है वो स्थित है। और ये बिल्डिंग जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ब्रिटिश काल के दौरान। वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड एल्गिन, जो पहले थे जो यहाँ पर आकर रुके थे। 1863 की ये बात है, यहाँ पर आकर रुके थे। फिर पंजाब का हाई कोर्ट जब यहाँ पर हुआ करता था तो नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी को गोली मारकर हत्या की थी गांधी जी की, उसका जो ट्रायल हो रहा था वो ट्रायल का भी एक यहाँ पर हुआ था। और उसके बाद कुछ टाइम तक ये राजभवन भी रहा ये कुछ टाइम, इनके गवर्नर का हाउस ये कुछ टाइम रहा। फिर क्या होता है कि 1981 में यहाँ पर आग लगती है, फिर राजभवन को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। अब राजभवन जो है वो बार्न्सकोट में स्थित है, बार्न्सकोट बिल्डिंग का नाम है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी आया था कि बार्न्सकोट बिल्डिंग जो है ना उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और गवर्नर फिर कहाँ पर रहेंगे, गवर्नर का रेजिडेंस कहाँ पर होगा, तब बात चलेगी थी कि पीटरहॉफ में गवर्नर को जो है वो ठहराया जाए। परंतु वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखने का एक जरिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास आर फाउंड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर बौद्ध स्तूपों के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध स्तूपों के अवशेष की बात करते हैं कि हिमाचल के कौन से स्थान में जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध जो स्तूप थे वो हमें अवशेष देखने को मिलते हैं चैतडू में। चैतडू कहाँ पर पड़ता है? चैतडू ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। चैतडू जो है वो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चैतडू पड़ता है, जहाँ पर बौद्ध स्तूप जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम कांगड़ा की भी बात करते हैं तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर आता है वो कहाँ पर आता है?
कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो आता है धर्मशाला में। धर्मशाला में कांगड़ा का हेडक्वार्टर आता है और वहाँ से ही जो है वो हमें अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। जो दलाई लामा रहते हैं धर्मशाला में रहते हैं। बुद्धिस्ट जो सरकार चलती है यहाँ से लामा, इनकी जो सरकार चलती है वो भी धर्मशाला से ही चलती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि एक नोरबिलिंगा इंस्टीट्यूट है बुद्धिस्ट का, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो नोरबिलिंगा इंस्टीट्यूट भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में ही जो है वो स्थित है। ये बनाया क्यों गया है? ताकि इनका जो आर्ट है उसको प्रिजर्व किया जा सके। हिमालयन इंटरनेशनल फेस्टिवल भी होता है एनुअली, तो वो भी मैक्लोडगंज में होता है और ये दिसंबर महीने में जो है वो होता है। और एक तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट भी है जिसको तिप्पा कहते हैं। तिप्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तिप्पा जो है ये भी धर्मशाला में ही जो है वो स्थित है। तो इतना यहाँ से ध्यान रखें। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986। तो बोलते हैं कि हिंदी लिटरेचर के लिए 1986 में पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था। पिछले कल वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे पूछा भी था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसको और कब दिया गया था। तो क्वेश्चन एक क्लियर हो गया कि 1986 में ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। और जितने भी एस्पिरेंट्स ने कमेंट करके बताया था सभी ने जो था वो सही आंसर बताया था कि पहला जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड था वो किसको दिया गया था? वो श्री केशव को जो था वो दिया गया था। यहाँ पर केशव जो है वो ऑप्शन में दिया गया है, तो श्री केशव ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो अवार्ड है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, ये कौन से लिटरेचर में दिया जाता है? तो ये हिंदी लिटरेचर में जो है वो दिया जाता है। कौन से लिटरेचर में? हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही अवार्ड की, तो पहला डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था और कब दिया गया था और कौन से लिटरेचर में दिया गया था? पहला डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड 1986 में दिया गया था, हिमाचली संस्कृति लिटरेचर में दिया गया था और मियाँ गोवर्धन सिंह को जो था ये अवार्ड दिया गया था। और अगर हम बात करें पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की, तो वो अवार्ड 1989 में दिया गया था पहाड़ी लिटरेचर में और जयदेव किरण को जो था वो अवार्ड दिया गया था। परशुराम अवार्ड सबसे पहला 1987 में दिया गया था। सुमन रावत को दिया गया था, एथलेटिक्स से संबंधित हैं जिनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो इन अवार्ड्स के बारे में भी यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में विच सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज छोटी काशी। छोटी काशी से किसको जाना जाता है? छोटी काशी देखो मंडी को कहते हैं। छोटी काशी किसको कहते हैं? मंडी को कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि छोटी काशी जो है वो मंडी को कहा जाता है। अगर हम मंडी की बात करते हैं तो उसको तो छोटी काशी बोलते हैं। छोटी काशी के साथ साथ उसको हिमाचल का वाराणसी भी जो है वो बोला जाता है। वैसे ही हमें हमारे हिमाचल के अलग अलग स्थान हैं, जैसे कि लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स कहाँ पर हैं? 84 इनके 84 टेम्पल कहाँ पर स्थित हैं? तो वो भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है वो शिव भूमि भी जो है वो कहा जाता है। वैली ऑफ गॉड्स किसको कहते हैं? वैली ऑफ गॉड्स जो है वो कुल्लू वैली को जो है वो कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें। साथ में ही ध्यान रखें आप यहाँ पर कि लैंड ऑफ ग्रेप्स भी आता है। अंगूरों की घाटी, अंगूरों की घाटी है रिब्बा वैली। रिब्बा वैली कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। तो रिब्बा वैली भी आपने ध्यान रखनी है। वैसे ही एलोरा ऑफ हिमाचल हो गया। एलोरा किसको कहते हैं? मसरूर रॉक का टेम्पल जो कांगड़ा के हैं उनको कहते हैं। और अजंता किसको कहते हैं? अजंता जो ताबो मोनेस्ट्री है, अजंता ऑफ हिमाचल जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो कहा जाता है। ये ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पर पड़ती है? लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सुगर बीट एंड सेफ्रून आर प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो सुगर बीट हो गया, चुकंदर हो गया, सेफ्रून इनके केसर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में इनका उत्पादन किया जाता है, परंतु कहाँ पर किया जाता है? तो लाहौल स्पीति में इनका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो मैंगो हमें देखने को मिलता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हमने मैंगो पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो पढ़ा था। मैंगो के अलावा जो था वो हमने पढ़ा था एप्पल के बारे में। एप्पल हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। हमने खुम्ब नगरी पढ़ी थी। खुम्ब नगरी यानी कि मशरूम सिटी। मशरूम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मशरूम सिटी के नाम से सोलन को जो है वो जाना जाता है। लाहौल स्पीति के बारे में भी हमने पढ़ा था कि लाहौल स्पीति में कुठ की खेती भी जो है वो की जाती है। तो कुठ की खेती कब यहाँ पर स्टार्ट की गई थी? लाहौल स्पीति में 1925 में यहाँ पर कुठ की खेती जो था वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। चाय के लिए जो है वो कांगड़ा को जो है वो जाना जाता है। कांगड़ा जिले में चाय का उत्पादन जो है वो 1850 से जो है वो स्टार्ट हो गया था। और कांगड़ा चाय का जो है वो जो नाम है वो ग्रीन गोल्ड नाम से जो है वो उसको जाना जाता है। फिर ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। हिमाचल के अलग अलग इस तरह की फसलों के
बारे में। अच्छा, फसलों की जब बात हो ही रही है तो आपने यहाँ याद रखना है कि हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जो है वो आती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय उसको बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में जो है वो स्थित है, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। और चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वो कब की गई थी। हम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, आज आप कमेंट करके बता दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट इज। तो बोलते हैं जो सावड़ा कुड्डू परियोजना है इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, कुल जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है? वो है 111 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो सावड़ा कुड्डू परियोजना है ये 111 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। चलो सही बात हो गई कि ये 111 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। ऐसी ही कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की परियोजनाएं आती हैं, उनको भी रिवाइज करते हैं। पहले तो सावड़ा कुड्डू परियोजना के बारे में जान लीजिए कि ये सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है और शिमला में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। अब बाकी परियोजनाओं की बात जो है वो करते हैं, जैसे कि गिरी परियोजना हो गई, 60 मेगावाट की परियोजना है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यमुना रिवर बेसिन पर स्थित है। रेणुका डैम परियोजना हो गई, 40 मेगावाट की परियोजना है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यमुना रिवर बेसिन पर ही जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है धौला सिद्धा परियोजना का, ये 66 मेगावाट की परियोजना है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ब्यास रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। ये भी पता चल गया आपको। और इसके अलावा जो है छोटी छोटी परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि बिनवा परियोजना हो गया, कांगड़ा में है 6 मेगावाट की। बनेर परियोजना है, कांगड़ा में है 12 मेगावाट की। गज परियोजना है 10.50 मेगावाट की, कांगड़ा में जो है वो स्थित है। लारजी परियोजना है मंडी में, कुल्लू में पड़ती है लारजी परियोजना, 126 मेगावाट की जो है ये परियोजना जो है वो आती है। तो इन परियोजनाओं के बारे में भी जो है वो नोट आपको करना है। मतलब ये है तो आसान परियोजना है, रिवाइज करना ही हमारा कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या? बोलते हैं एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट हर्बल गार्डन इज लोकेटेड। तो शिमला में बोलते हैं हर्बल गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है। शिमला में हर्बल गार्डन भी जो है वो स्थित है और हिमाचल के जितने भी हर्बल गार्डन है वो सारे के सारे हमने पढ़ रखे हैं। शिमला में जो हर्बल गार्डन है वो दुमरेड़ा नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बात जब हर्बल गार्डन की हो ही रही है तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से जो है वो बनते हैं। क्या क्या सिंपल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं? पहला क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने हर्बल गार्डन जो है वो स्थित हैं। आपने ध्यान रखना है 4 हर्बल गार्डन जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कितने? 4 हर्बल गार्डन स्थित है। एक तो आपने डिस्ट्रिक्ट शिमला का पढ़ लिया। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जोगिंदरनगर में भी जो है वो हर्बल गार्डन स्थित है। जोगिंदरनगर में जो हर्बल गार्डन है वो जोगिंदरनगर मंडी में पड़ता है, जहाँ पर ये हर्बल गार्डन स्थित है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि मंडी में कहाँ पर हर्बल गार्डन स्थित है? जोगिंदरनगर में स्थित है। हमीरपुर में कहाँ पर हर्बल गार्डन स्थित है? हमीरपुर के नेरी में जो है वो हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो हर्बल गार्डन कहाँ पर स्थित है? जंगल झलेरा में जो है वो हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। कहाँ पर? जंगल झलेरा में ये हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। तो इन हर्बल गार्डन्स के बारे में पूरी जानकारी रखें अपने पास। ये हर्बल गार्डन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 4 ही हर्बल गार्डन है। क्वेश्चन सिंपल वे में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने हर्बल गार्डन है, तो 4 हर्बल गार्डन है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड अलेक्जेंडर इरेक्ट 12 ह्यूज अल्ट्राज टू मार्क द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस इनटू इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में अपनी अग्रगति के दूरतम स्थान के प्रमाण चिन्हित करने हेतु सिकंदर ने कौन सी नदी के किनारे 12 विशाल वेदिकाओं का स्थापना जो था वो किया था? तो ये स्थापना जो था वो कौन सी नदी के किनारे की गई थी? ये की गई थी ब्यास नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है वो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ब्यास नदी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अलेक्जेंडर इनके सिकंदर के द्वारा ब्यास नदी के किनारे जो था वो ब्यास नदी के किनारे अपनी दूरतम स्थान को दर्शाने के लिए जो प्रमाण लगाया गया था वो 12 विशाल वेदिकाओं का था और ये ब्यास नदी आपने ध्यान रखना है अलेक्जेंडर के साथ जोड़कर। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ट्रीटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ गोरखाज एंड अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन पॉलिटिकल कैनवस ऑफ शिमला हिल स्टेट्स। तो बोलते हैं कि शिमला पहाड़ी राज्यों में राजनीतिक कैनवस में हमें गोरखाओं के प्रयाण और अंग्रेजों के आगमन का संकेत कौन सी संधि से जो है वो मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि एक संधि होती है जहाँ से हमें देखने को मिलता है कि गोरखा जो है वो जाते हुए वहाँ से प्रतीत होते हैं और वहाँ से पता चलता है कि ब्रिटिशर्स का जो है वो आगमन जो है वो हो जाता है। तो ये होती है ट्रीटी ऑफ संगौली। ट्रीटी ऑफ संगौली है ये 46 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या बनाएगा? ट्रीटी ऑफ संगौली जो है वो हुई
कब थी। 1815 में जो था ये ट्रीटी ऑफ सिंगोली हुई थी। हुआ क्या था, हुआ इस तरह से था कि अमर सिंह थापा गोरखाओं को लीड कर रहा था। उसने अपने पुत्र जिसका नाम रणजौर सिंह हुआ करता था, रणजौर सिंह जो कि जातक एक किला होता था, जातक किले की रक्षा जो था वो कर रहा था। अब जातक किले को ब्रिटिशर्स ने घेर रखा था, तो अब अमर सिंह थापा क्या चाहता था कि जातक किले से जो है वो रणजौर सिंह की सुरक्षित वापसी जो है वो हो जाए। तो उसके लिए 1815 में जो है वो एक संधि पर जो है वो हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसे संगोली की संधि जो है वो कहा जाता है। और ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्ट्रोलोनी के साथ जो था वो संधि पर जो था वो साइन किए गए थे। इसके बाद क्या हुआ था, इस संधि के अनुसार गोरखाओं को अपने निजी संपत्ति के साथ जो था वो वापस नेपाल जाने का रास्ता जो था वो दे दिया गया था, और वो सुरक्षित जो था वो नेपाल चले गए थे। उससे पहले की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें जानने को मिलता है कि गोरखाओं को पहले तो वो ओरिजिनली यहाँ के नहीं थे, ओरिजिनली यहाँ के नहीं थे। उनको इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ पर आओ और अटैक करो यहाँ पर आकर कांगड़ा के राजा संसार चंद के ऊपर, क्योंकि संसार चंद काफ़ी तंग कर रहा था बिलासपुर को। अब बिलासपुर को तंग कर रहा था तो बिलासपुर के राजा ने ये डिसाइड किया था कि हम जो है वो बुलाएंगे यहाँ पर गोरखाओं को, और गोरखा जो है वो यहाँ पर देखेंगे आकर। फिर गोरखाओं को बुलाया गया। गोरखा बहुत ही शक्तिशाली थे, वो क्रूर भी बहुत ज़्यादा थे। जब वो मारते थे ना, वो देखते नहीं थे कि हाथ कट रहा है या गर्दन कट रही है, वो एकदम से जो है वो काट देते थे, जानवरों की तरह इंसानों को भी। और गोरखाओं का जो युद्ध होता है कांगड़ा की सेना के साथ, वो महल मोरियां नामक स्थान पर होता है। महल मोरियां जो है वो हमीरपुर में जो है वो पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि संसार चंद को जो है वो भागना पड़ता है महल मोरियां छोड़कर, और वो कांगड़ा किले में जाकर जो है वो शरण ले लेता है। कांगड़ा किलों में वो 4 वर्षों तक खुद को कैद करके रखता है। और अमर सिंह थापा जो है वो गोरखाओं को लीड कर रहा था, उसने 4 वर्षों तक कांगड़ा किले पर घेरा जो था वो बनाया रखा था। फिर क्या होता है उसके बाद जो है वो जो संसार चंद होता है वो भेजता है कि जाओ भाई आप रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो हुआ करते थे उनसे जाकर सहायता मांगो। महाराजा रणजीत सिंह भी काफ़ी जो है वो स्ट्रांग हुआ करते थे, उनसे सहायता मांगी जाती है। उनके साथ 1809 में एक संधि की जाती है जिसको जो है वो ज्वालामुखी संधि जो है वो कहते हैं। ज्वालामुखी संधि पर जो है 1809 में हस्ताक्षर हो गए। अब महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखाओं पर आक्रमण किया और अमर सिंह थापा को हराया और सतलुज के दूसरी ओर जो था वो भेज दिया था। वो सतलुज क्रॉस करके कांगड़ा की ओर आ गए थे, उनको सतलुज क्रॉस करके फिर से वापस पीछे भेज दिया। और बदले में क्या हुआ था, महाराजा रणजीत सिंह ने संसार चंद से जो था वो कांगड़ा का किला ले लिया था। 66 गांव जो था वो ले लिए गए थे, और कांगड़ा का किला महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो देसा सिंह मंजीठिया को जो था वो दिया गया था। ठीक है जी, देसा सिंह मंजीठिया को कांगड़ा किला दिया गया था और कांगड़ा का नाजीम जो था वो बनाया गया था 1809 में। तो इस तरह से जो था वो बात हुई थी। और गोरखा फिर सतलुज के दूसरी ओर चले गए थे, बिलासपुर शिमला हिल स्टेट साइड आ गए थे। ये यहाँ पर आतंक मचा रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स के साथ इनकी एक संधि होती है, जिसके बाद ये नेपाल वापस जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच मुस्लिम किंग इज बिसीज्ड द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन 14th सेंचुरी। तो बोलते हैं कि 14वीं शताब्दी में किस मुस्लिम राजा ने नगरकोट किले पर घेरा डाला था। तो नगरकोट किले पर जो था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था वो 14th सेंचुरी में जो था वो घेरा डाला गया था। आपने ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली पूरी बात क्या हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कब जो था वो यहाँ पर आक्रमण किया था, या फिर कब जो था वो उसने अपने अधीन लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1365 में जो था वो कांगड़ा के किले में जाकर जो था वो आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि उसने ज्वालामुखी मंदिर को भी जो था वो लूटा था। वहाँ से बहुत सारे वो हिंदू ग्रंथों को उठा कर ले गया था, जिनका ट्रांसलेशन उसने, जो संस्कृत में वो हिंदू ग्रंथ हुआ करते थे, जिनका ट्रांसलेशन उसने फारसी में जो था वो कराया था। फारसी में ट्रांसलेशन कराया गया था, वो ट्रांसलेशन खलीद खानी के द्वारा जो था वो किया गया था। ठीक है, इस तरह से हुआ था। उससे पहले भी हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1009 में महमूद जो गजनवी होता है वो जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण करता है। उसके बाद हमें 1337 में देखने को मिलता है। 1337 में भी जो है वो कांगड़ा पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अटैक किया जाता है। फिर 1365 आता है जब फिरोज शाह तुगलक जो है वो अटैक करता है। फिर गोरखाओं का अटैक कांगड़ा के ऊपर हो गया। इस तरह से कांगड़ा पर भी जो है बहुत सारे अटैक होते रहे, परंतु कांगड़ा पर जितने भी अटैक हुए वो सभी लोग जो है वो कांगड़ा के किले तक पहुंचने में समर्थ नहीं होते थे। कांगड़ा का किला बहुत स्ट्रांग जो था वो माना जाता था। अगले क्वेश्चन में देखें 48 क्वेश्चन में बोलते हैं सवां वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सवां वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये सवां वैली जो है वो कहाँ पर, ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो सवां रिवर भी यहाँ पर बहती है, जिसको रिवर ऑफ सौरो भी बोलते हैं। शोक की दरिया भी जो है वो ऊना में जो है वो बोलते हैं।
वैसे ही हमारे पास हिमाचल की अलग अलग इंपॉर्टेंट वैलीज़ जो हैं वो आती हैं। अब वैलीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सीधा एग्जाम में बनता है। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि दून वैली कहाँ पर पड़ती है, दून वैली सोलन में पड़ती है। सप्रू वैली कहाँ पर पड़ती है, सोलन में पड़ती है। कुनिहार वैली सोलन में पड़ती है। लाहौल स्पीति में पत्तन वैली आती है। लाहौल स्पीति में जो है वो लिंगटी वैली आती है। लाहौल स्पीति में मुलगन वैली जो है वो आती है। पिन वैली लाहौल स्पीति में आती है। बसपा वैली किन्नौर में आती है, जिसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो किन्नौर में जो है वो आते हैं। वैली ऑफ ग्रेप्स जो किन्नौर में आते हैं, किन्नौर के रिब्बा में जो है वो, रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है। अंगूरों की घाटी जिसको बोलते हैं। चंबा को दूध और शहद की घाटी बोलते हैं, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क बोलते हैं। बल वैली जो कि सुंदरनगर वैली के नाम से भी जानी जाती है, वो मंडी में जो है वो आती है। कुल्लू वैली जिसको वैली ऑफ गॉड्स भी जो है वो बोलते हैं, कुल्लू वैली भी इंपॉर्टेंट वैली है। और आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा वैली हो गया, कांगड़ा वैली जो है धौलाधार और शिवालिक के बीच में जो है वो स्थित है। और कियारदादुन घाटी हो गया जो कि पोंटा वैली के नाम से भी जानी जाती है। कियारदादुन वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ती है। तो इतना सब इन वैलीज़ के बारे में जो है वो ध्यान रखिए। वैलीज़ को हमने एक रिवीजन से जो है वो समझा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सोनपानी ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सोनपानी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये सोनपानी ग्लेशियर जो है ना, ये है लाहौल स्पीति में स्थित। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में हमारे पास चंद्रा और भागा वैलियाँ जो हैं वो आती हैं। चंद्रा और भागा वैलियाँ आती हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग ग्लेशियर जो हैं वो आते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि चंद्रा ग्लेशियर भी है, भागा ग्लेशियर भी है। चंद्रा वैली में जो है वो छोटा शिगड़ी ग्लेशियर आता है, पाचा ग्लेशियर आता है, कुल्टी ग्लेशियर आता है, तप्पन ग्लेशियर आता है, गिफंग ग्लेशियर आता है। यहाँ पर जो है वो गिफंग ग्लेशियर के अलावा जो है यहाँ पर बोलुंग ग्लेशियर भी जो है वो आता है। समुद्री ग्लेशियर यहाँ पर आता है चंद्रा वैली में। भागा वैली हो गई, यहाँ पर मिलांग ग्लेशियर आता है। यहाँ पर जो है वो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर आता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 1936 में कहा जाता है कि इस ग्लेशियर ने भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण जो था वो चंद्रा वैली में जो है वो चंद्रताल जो झील आती है उसका निर्माण जो था वो हुआ था। चलो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मकोड़ी जो पास आता है, मकोड़ी जो दर्रा आता है, मकोड़ी पास, ये कहाँ पर जो है वो आता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि मकोड़ी पास जो है वो कहाँ पर आता है। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? तो बोलते हैं कि हड़प्पकालीन सभ्यता जो था इसकी खोज कौन से वर्ष में की गई? तो हड़प्पा की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1921 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। हम कई बार पढ़ते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनकी खोज कब कब की गई और किसने इनकी खोज की? तो देखो हड़प्पा की खोज किसने की थी ये भी क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा की खोज जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, 1921 में खोज की। हड़प्पा प्रेजेंटली पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसी तरह मोहनजोदड़ो भी एक साइट है। मोहनजोदड़ो जो साइट है वो भी पाकिस्तान में स्थित है, परंतु वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इंडस नदी के किनारे स्थित है। और इस साइट की बात करें तो इसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सी सिंधु सभ्यता ऐसी है जो इंडिया में स्थित है? तो इंडिया में आपकी कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है और पंजाब में स्थित है। रंगपुर एक हड़प्पन साइट है, ये गुजरात में स्थित है और मादर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। लोथल बहुत ही कॉमन हड़प्पन साइट है जो कि गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में स्थित है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी गई वो राखी गढ़ी पूछी गई। राखी गढ़ी साइट जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली भी एक साइट है। बनवाली साइट जो है ये भी हरियाणा में ही स्थित है और ये उस टाइम सरस्वती नदी जो था वो हुआ करती थी, तो सरस्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। तो थ्योरी ऑफ जीरो जो था वो किसने दी थी? किसने इसका प्रतिपादन किया था? शून्य के सिद्धांत का। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो किसके द्वारा किया गया था? वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट जो है वो सही आंसर है।
अब आर्यभट्ट ने जो था वो शून्य के सिद्धांत का जो था वो क्या किया था, प्रतिपादन किया था। यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि इसने प्रमाणित किया था पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिस कारण ग्रहण भी लगता है। ये सब आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया। शून्य की खोज का श्रेय भी इसको जाता है आर्यभट्ट को ही। और ब्रह्मगुप्त एक साइंटिस्ट हुए, आप कह लीजिए एक विद्वान हुए, इन्होंने जो था वो ब्रह्म सिद्धांत दिया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था वो दिया गया था। और नागार्जुन ने जो था वो रसायन विज्ञान के ज्ञाता के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। ये आप जानिए इनके बारे में। और गुप्त काल के दौरान जो था वो आर्यभट्ट जो था वो एक महान वैज्ञानिक, आप कह लीजिए गणितज्ञ, आप कह लीजिए खगोल शास्त्री, आप कह लीजिए, ये बनकर जो था वो सामने आए थे। तो आर्यभट्ट के बारे में अलग अलग ये बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं फेमस बैटल ऑफ तालिकोटा वॉज फाउट इन। तो बोलते हैं प्रसिद्ध बैटल ऑफ तालिकोट जो था वो ये युद्ध कब लड़ा गया था। तो इन बैटल्स के बारे में मैं आपको बहुत बार रिवाइज करवाता रहता हूँ। बैटल ऑफ तालिकोट ये जो था वो कब फाउट हुई थी, तो ये 1565 में हुई बैटल ऑफ तालिकोट। अब देखो बैटल ऑफ तालिकोट 1565 में हुई। इस युद्ध में जो था वो विजयनगर के विरुद्ध जो था एक महासंघ बना था। अब बैटल ऑफ तालिकोट तो 1565 में हुई, विजयनगर से इसका संबंध है। और भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई जो कि इतिहास में, आपके इंडियन हिस्ट्री में, आपके जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रखती हैं। तो इसमें एक तो आप 1565 से पहले अगर आप कहीं डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर लीजिए 1556 की बैटल, जो कि पानीपत की लड़ाई थी, दूसरी पानीपत की लड़ाई थी। और उससे भी पहले अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्रथम पानीपत की लड़ाई पर, जो 1526 में हुई थी। एक लड़ाई हुई थी खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी। ये बाबर और राणा सांघा के बीच में हुई थी। और 1576 में एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुई जिसको बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था वो कहा गया था। और इसके अलावा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 के बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और 1760 में जो था वो 1760 में आपको पता चल गया वांडीवास का युद्ध हुआ। और उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो था वो 1761 में हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये तो सारी लड़ाइयाँ हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, बस अभी रिवाइज करनी थी, वो आपने कर ली। परंतु मैं आपको कुछ और नई चीज़ें आज बताता हूँ। एक हुई थी बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर जिसको कहा गया था, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये युद्ध जो था वो कब कब हुआ और कितनी बार हुआ, तो ये 4 बैटल्स हुई थी एंग्लो मैसूर वार की। जो पहली बैटल हुई थी वो हुई थी 1767 से 1769 के बीच में। दूसरी जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो 1790 से 1792 के बीच में हुआ। और चौथे नंबर का जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो 1799 में हुआ। तो ये नई चीज़ आपने आज नोट की, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इसको रिवाइज करेंगे तो फिर आपके लिए कॉमन हो जाएगी। 65 में बोलते हैं औरंगजेब वॉज द सन ऑफ। तो औरंगजेब बोलते हैं किसका पुत्र था। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब किसका पुत्र था, औरंगजेब पुत्र था शाहजहां का, ये पुत्र था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, ये आपको पता चल गया। औरंगजेब के बारे में आप और क्या ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब एक तो शाहजहां का पुत्र था, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि औरंगजेब का पूरा नाम था मयूद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ये आपने ध्यान रखना है। और औरंगजेब ने जो था वो गुरु तेग बहादुर का जो था वो वध कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, ये भी ध्यान रखना है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया क्योंकि इसकी जो नीतियाँ थी, इस्लाम कानून आप कह लीजिए, कट्टर सुन्नी था ये एक, तो कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए ये जिंदा पीर जो था वो साबित हुआ। तो औरंगजेब के बारे में नॉर्मल है। औरंगजेब से पहले शाहजहां आए, उससे पहले कौन आया, शाहजहां से पहले जहांगीर आए, जहांगीर से पहले अकबर आए, और अकबर से पहले हुमायूं आए, और उससे भी पहले, सबसे पहले कह लीजिए उससे पहले बाबर आए। तो इस तरह से ये सिनेरियो चला। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और सो ऑन, आगे चलता रहा प्रोसेस।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। तो बोलते हैं नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया। नए भारत का पैगंबर की संज्ञा जो था वो किसको दी गई, ये दी गई आपके क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है श्री राम कृष्णा, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब श्री राम कृष्णा को प्रोफेट यानी कि पैगंबर कहा गया नए भारत का। ये संज्ञा, ये नाम इनको किसके द्वारा दिया गया, तो स्वामी विवेकानंद ने जो था वो श्री राम कृष्णन को प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया कहा था। रामकृष्ण जो था वो कहाँ पर पैदा हुए थे, तो ये पैदा हुए थे गदाधर चट्टोपाध्याय में, बंगाल प्रेसिडेंसी में शायद ये कहीं पड़ा, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। और ध्यान रखना है रामकृष्णा मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन जो था वो किसके द्वारा एस्टेब्लाइज किया गया था, तो ये एस्टेब्लाइज किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और कौन से ईयर में एस्टेब्लाइज किया गया था, 1897 में जो था वो रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लाइज किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड, स्वामी विवेकानंद भी साथ में जुड़े, इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। तो बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसकी अगुवाई की थी। तो इन मूवमेंट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से एक मूवमेंट की अगुवाई की थी, वो मूवमेंट थी बरदोली सत्याग्रह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बरदोली सत्याग्रह लीड किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। क्यों ये बरदोली सत्याग्रह हुआ था और बरदोली कहाँ पर पड़ता है, बरदोली गुजरात में पड़ता है और गुजरात के बरदोली में ही ये आंदोलन हुआ और उसका नाम बरदोली सत्याग्रह पड़ गया। ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा अनजस्ट टैक्सेस लगाए जा रहे थे, बिना मतलब के टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनमें हाइक किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा था, उसके कारण ये हुआ। ठीक है, बरदोली सत्याग्रह। और इसी आंदोलन के दौरान जो था वो सरदार पटेल को जो था वो सरदार की उपाधि भी दी गई थी। पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, फिर इन्होंने विद्रोह किया तो इनको ये उपाधि दी गई सरदार की, फिर हम इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अब जानते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो आपको पता ही है। और आपने ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, वो था 1931 का सेशन। 1931 का सेशन कराची में हुआ था और इसको प्रिजाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। इनके तो और भी बहुत सारे मूवमेंट हैं, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट हमने जान लिया। यहाँ पर भूदान मूवमेंट दिया गया है, तो भूदान मूवमेंट जो था वो विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रॉलेट एक्ट दिया गया है, रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 1919 में हुआ था। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 1905 के आसपास स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिए। तो ये मूवमेंट पता चल के जो ऑप्शन में है बरदोली सत्याग्रह तो पता ही है। अच्छा, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो कब हुई थी। ये हमने कल भी पढ़ी थी वैसे, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, अब कमेंट करके आप बताएंगे। साथ में ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट PDF जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।